जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के बदलते इक्वेशंस और नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले तो कुछ ऐसे न्यूज़ मैं शेयर करना चाहूँगा जो इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो जर्मन गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक पेपर रिलीज़ करा है, फोकस ऑन इंडिया पेपर, और उसको जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज ने अडॉप्ट करा है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि डिफेंस कॉपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। दूसरी न्यूज़ ये है कि स्पेन के साथ हुई डिफेंस डील, जिसमें स्पेन ने इंडिया को मिलिट्री एयरक्राफ्ट देगा और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होगी। तीसरी न्यूज़ ये है कि इंडिया ने फिर से 5 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, मतलब उनके ऊपर हेवी ड्यूटी लगा दी है। साथ ही जो एक और न्यूज़ है कि इंडिया ने यूके से अपना 102 टन गोल्ड वापस लिया है। तो स्वागत है आपका थॉटफुल टेक्स्ट में, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारे इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब जर्मनी और स्पेन ऐसे कंट्रीज़ है जिनका इंडिया के साथ कुछ खास रिलेशन रहा नहीं है, खास करके डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अब ये डील्स हो रही है और मेक इन इंडिया के हवाले से हो रही है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें दो एंगल है। पहला एंगल तो है कि इंडिया की बढ़ती हुई पावर, तो जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी बढ़ती है तो हम स्पेंड भी ज़्यादा करते हैं, तो इंडिया से इनको काफ़ी बड़ी डील्स मिलने की उम्मीद है। और दूसरा है इंडिया और चाइना में जो टेंशन्स कम हुई है, और जो इंडिया का चाइना एंड रशिया की तरफ जो झुकाव है उसकी वजह से। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि ये समझना हमें ज़रूरी है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अलाइज कंट्री थे, जिसमें कि आपका यूएसए, फ्रांस, यूके और सोवियत यूनियन शामिल थे, इनकी जो विक्ट्री हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसके बाद इनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुई थी। और ये आप यूनाइटेड नेशंस में जो परमानेंट सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे भी देख सकते हो, जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनके कॉन्टेक्स्ट से। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अलाइज पावर जीती थी, लेकिन उसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, और जो पावर है ये दोनों के बीच में अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन 1990 के आसपास में सोवियत यूनियन अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था, और बाद में ब्रेकडाउन हुआ भी। तो उसके बाद दुनिया में यूएसए अकेला सुपर पावर बचा था, और इसके जो चेले चपाटे थे, जैसे कि यूके, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़, अपनी सुप्रीमेसी और ख़ास करके वाइट सुप्रीमेसी वाला जो डोमिनेंस है वो दिखा रहे थे। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद चीज़ें बदल गई, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को इतना ज़्यादा पुश कर दिया, चाहे फिर वो उनके एसेट सीज करना हो या फिर स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर निकलना हो। क्योंकि जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या वॉर हो, जो यूएसए है या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो डॉलर के साथ या फिर जो इकोनॉमी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। खैर, रशिया से इसको कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि रशिया के पास जो नेचुरल रिसोर्स है उसके भंडार है, और जो रशिया के पास जो पैसा आ रहा था वो नेचुरल रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने भी कोई बंद नहीं करा है, उल्टा उन्होंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि उनको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो अपने हिसाब से रूल्स को बनाते भी है और उसको यूज़ भी करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ने जो अपना गोल्ड यूके में रखा था, तो उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए फ्रीज कर दिया क्योंकि उनको लगा कि जो इलेक्शंस हुए थे वो फेयर नहीं थे, और जो पीएम इलेक्टेड थे वो सही तरीके से नहीं आए थे। अगेन, इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था, लेकिन इनको सिर्फ लगा, तो यूएसए ने भी सैंक्शंस लगा दिए, उसके बाद यूके ने भी उनका गोल्ड फ्रीज कर दिया, और आज वो उस देश की हालत मतलब काफ़ी बुरी है। सेम जो सिनेरियो है या फिर जो सेम केस है वो कनाडा और इंडिया का भी है। कनाडा को लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है
वो कनेडियन टेररिस्टों को उनके देश के अंदर जाके मार रही है। लेकिन अगेन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस जो अपने जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने बोल दिया। खैर ये तो हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए थे, लेकिन ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये जानना पड़ेगा कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी मनमर्जी चलाती रहती थी। लेकिन अब जो एक नया पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इंडिया चाइना रशिया का जो एक इक्वेशन दुनिया के सामने आया है, और इसके बाद जर्मनी के चांसलर हो या फिर स्पेन के पीएम हो, उनका इंडिया का इमीडिएट विजिट हो, तो ये सब चीज़ें बता रही है कि कैसे इंडिया जो है वो एक पावर हाउस बन रहा है और बाकी कंट्रीज जो है उनको ये समझ में आ रहा है कि अब इंडिया के साथ इनको ऑन द पॉजिटिव साइड डील करनी ही पड़ेगी। अब जर्मनी ने जो वाइट पेपर के थ्रू रिलीज़ किया है, मतलब जो पॉलिसीज़ बनाई है, तो जर्मनी कहना क्या चाह रहा है। एक तो यह कि आपकी डिफेंस में कॉर्पोरेशन करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो जर्मनी है वो बात करता है ग्लोबल साउथ की। ओके, तो अब ये ग्लोबल साउथ जो टर्म है वो मेनली इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि जो पावर या फिर इकोनॉमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी मेनली जो नॉर्दर्न साइड है दुनिया की तो उनके पास है, लेकिन जो ग्लोबल साउथ के जो देश है जिसमें आपके कुछ एशियन कंट्रीज़ भी आती है, उसके बाद आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आती है, जिनकी इकोनॉमिकल या फिर सोशल जो फैब्रिक है वो अच्छी नहीं है। खैर तो जर्मनी ये बात कर रहा है कि इकोनॉमी के साथ साथ कैसे क्लाइमेट चेंज, सोशल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए हम दोनों में जर्मनी और इंडिया मिलके ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ जिसमें आपके एशियन कंट्रीज़ भी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है, इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीधा सीधा चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उनमें इसका दबदबा हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि जर्मनी और यूक्रेन के बीच में सिर्फ पोलैंड है, और पोलैंड की हिस्ट्री रही है कि मतलब इन्वेजन की हिस्ट्री रही है, क्योंकि पोलैंड एक सपाट ज़मीन है, तो उसके ऊपर इन्वेजन्स होते रहते हैं, मतलब हिस्ट्री में होते आए हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर एस्केलेट होता है तो ये सीधा सीधा जो जर्मनी के इंटरेस्ट है उसको चैलेंज करेगा, और ये जर्मनी की जो लैंड है उससे दूर नहीं रहेगा, और इसके काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट जर्मनी को फेस करने पड़ेंगे। तो खैर अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो वाइट सुप्रीमेसी वाली प्रॉब्लम है, फिर चाहे उनका डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज्ञान देना हो या फिर इंटरनल इश्यूज़ पे कमेंट करना या इंटरफेयर करना हो, लेकिन वही बात करें रशिया की, तो हमें उससे ज़्यादा कुछ ऐसे इशू है नहीं। मोस्टली रशिया इन सब चीज़ों में मतलब ख़ास करके अगर इंडिया की बात करें तो कमेंट करता नहीं है। वही जो यूएसए है तो उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी अनसर्टन है, कभी कॉपरेशन की बात होती है तो कभी वो इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान को मदद करनी हो या फिर तेजस इंजन की डिलीवरी में देरी करनी हो, कभी कनाडा के साथ मिलकर प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करना हो। अब ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है यूएसए की, तो उनके जो देखने का नज़रिया वो काफ़ी अलग अलग है। ओके, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया के प्रति थोड़ा पॉजिटिव मूड रखते हैं, लेकिन वही जो डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उनकी हिस्ट्री रही है कि वो इंडिया को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। खैर अगर हम चाइना और रशिया की बात करें, भले इनके पास इकोनॉमी और प्रोडक्शन लाइंस अच्छी हो, या फिर रशिया के केस में अगर हम देखें तो जो उनके नेचुरल रिसोर्सेस है और डिफेंस टेक्नोलॉजी, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस है, तो इस कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो वो काफ़ी आगे है, जो कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। खैर अब जैसे ही यूएसए के इलेक्शंस होते हैं और उसका रिज़ल्ट आता है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले वक्त में और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है तो पॉसिबली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, और जो रशिया को जो
आइसोलेट करने की जो कोशिश थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वो उस तरीके से नहीं होगी। वो रशिया को साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे। खैर, जर्मनी के साथ जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।